नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक डिटेल सीरीज है, संविधान डिटेल सीरीज, जिसमें हम आपके पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट्स डिटेल में सिंपल और सरल भाषा में कवर कर रहे हैं। आज हमारी संविधान की ये 18वीं क्लास होगी और आज की क्लास में हम राज्य विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत हम आज विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इनको हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने संविधान की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और हम राज्य विधानमंडल तक आ गए हैं, उन सभी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल की, देखिए कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो केंद्र में संसद को लेकर है, वही राज्य में विधानमंडल को लेकर के है। लेकिन कुछ यहां पर अंतर है, जैसे विधान परिषद को लेकर के, उसके सदस्यों के निर्वाचन को लेकर के, और आपके जो विभिन्न इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं विधान परिषद और विधानसभा को लेकर, वो सारे प्रश्न आपके थोड़े अलग हो जाते हैं संसद को लेकर के। तो आज हम उन्हीं को कवर करेंगे। सबसे पहले विधानमंडल का उल्लेख किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, यह क्वेश्चन आपको आता है। तो राज्य विधानमंडल यानी राज्य की विधायिका के बारे में संविधान के भाग 6 में बताया गया है। भाग 6 आपके आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा विधायिका से संबंधित राज्यों की, तो आप 168 से 212 तक बताएंगे। ये आपके विधानसभा, विधान परिषद, इनकी कार्यवाही, इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब इसी में आते हैं। और भाग 6 आपका यहां पर ध्यान रखेंगे। तो पहले विधान परिषद, फिर विधानसभा और फिर वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 राज्य में विधायिकाओं के गठन के बारे में बात करता है। जो आपका आर्टिकल 168 है, यह कहता है कि राज्य में अपना एक उनका विधानमंडल होगा। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, देखिए, किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है, सिवाय उन राज्यों की जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। सिंपल भाषा में आर्टिकल 168 विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है। विधानमंडल के बारे में बताता है कि विधानमंडल में आपकी विधानसभा और राज्यपाल इसके अंतर्गत शामिल होंगे। जिन राज्यों में विधान परिषद है वो फिर इसके अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि भारत में कई सारे राज्यों में केवल एक सदन है विधानसभा, तो वहां का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा को लेकर बनेगा। जहां जहां पर विधान परिषद है वहां पर इन तीनों को लेकर बनेगा। यही कहता है आर्टिकल 168। क्वेश्चन आता है विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल बताइए 168। वर्तमान में भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 का आपने याद करना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है, बताइए इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है अथवा नहीं। तो इन 6 राज्यों में है, बाकियों में नहीं है। अब विधान परिषद के बारे में डिटेल में बात करते हैं। विधान परिषद के गठन और उन्मूलन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 169 के बारे में। देखिए, विधान परिषद को लेकर 2 आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखने, दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। एक आर्टिकल 169 है और एक आर्टिकल 171 है। आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 कहता है राज्य में विधान परिषद के गठन और उन्मूलन के बारे में, यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद होगी, उसके गठन की व्यवस्था, सृजन करना, कि विधानसभा अगर चाहे तो वहां पर विधान परिषद बना सकती है। तो सृजन करने का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 169 में है। और अगर पहले से विधान परिषद है, उसको आपको खत्म करना है, तो वो भी उल्लेख 169 में है। अगर आपने 169 के तहत राज्य को यह अधिकार दे दिया, संसद ने विधेयक को पारित कर दिया कि विधान परिषद इस राज्य में सृजित की जा सकती है, उसके बाद जो विधान परिषद का गठन होगा वो 171 के तहत होता है। तो सृजन 169 में है, उन्मूलन 169 में है, गठन 171 में है। तो दोनों आर्टिकल्स आपका ये डिफरेंस है, इसमें सृजन या उन्मूलन होता है, यानी अस्तित्व में लाना और अस्तित्व उसका मिटाना। और एक बार अस्तित्व में आ जाए तो उसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? 171 के तहत। तो दोनों आर्टिकल हमने यहीं पर इनको क्लियर किया। अब आते हैं वापस विधान परिषद के बारे में।
आर्टिकल 169 इनके गठन यानी सृजन और उन्मूलन के बारे में बताता है। राज्य विधानसभाओं द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को भेजा जाता है। अगर कोई राज्य अपने यहां पर विधान परिषद बनाना चाहता है तो वो एक संकल्प प्रस्ताव पारित करता है और यह संकल्प प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए विधान सभा के। यह प्रस्ताव विधान परिषद के लिए पारित होता है, विधान सभा से पारित होता है। विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास होती है। तो अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद। शुरुआत यहां से हो जाती है 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित करके। फिर ये संकल्प प्रस्ताव जो होता है ये संसद में जाता है और संसद में साधारण बहुमत से इस संकल्प को पारित कर विधानसभा का निर्माण या उत्पादन कर सकती है विधान सभा। तो इस चीज को आपने याद करना है। आर्टिकल 169 उसके सृजन और उन्मूलन की बात करता है। सृजन कैसे होगा? विधानसभा से पहले 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होगा और फिर संसद से साधारण बहुमत से उस संकल्प को पारित किया जाएगा और फिर उसका निर्माण या उन्मूलन होगा यहां पर। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आई होप आर्टिकल 169 आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। इसी 169 का तीसरा खंड है। यह कहता है यदि संसद द्वारा विधान परिषद के स्थापना सृजन के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी अगर विधान परिषद को लेकर कोई कानून बनाया जाता है, सृजन को लेकर, उसे खत्म करने को लेकर, तो वो कानून या वो अधिनियम 368 के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं तो वो कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो अधिनियम आएगा, विधेयक आएगा, वो संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 169 का तीसरा खंड। अब वो संविधान संशोधन नहीं है, इसीलिए उसको पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए संसद में यह विधेयक किससे पारित हो रहा था? साधारण बहुमत से। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है कि जो विधान परिषद से संबंधित विधेयक होता है क्या वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है या नहीं? तो आप कहेंगे नहीं आता है। कौन कहता है? आर्टिकल 169 का तीसरा खंड। ऊपर हमने बात करी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। जो विधान परिषद है, देखिए इसको भंग नहीं कर सकते। अगर आपने अपने राज्य में विधान परिषद बना ली तो ये निरंतर चलती रहेगी। आप इसे भंग नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे सीधा खत्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? राज्यसभा को भी भंग नहीं कर सकते लेकिन उसको समाप्त भी नहीं कर सकते। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे राज्यसभा में होता है, सेम वही विधान परिषद में होता है। राज्यसभा सदस्य की भांति विधान परिषद सदस्यों का भी 6 वर्ष कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए भी इतनी है और विधान परिषद के लिए भी इतनी है। विधान परिषद की अगर हम संरचना की बात करते हैं, विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी इनका निर्वाचन जनता नहीं करती है, ये इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं। अधिकतम संख्या विधान परिषद में कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 हो सकती है। यानी अगर किसी राज्य में विधानसभा के अंदर 300 सदस्य हैं तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 100। विधान परिषद में 100 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। यह अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा का 1/3, मैक्सिमम इतना हो सकता है। न्यूनतम की बात करें तो यह पेपर में पूछा गया है, किसी भी विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते। तो ये विधान परिषद की संरचना है। मैक्सिमम विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य आपके विधान परिषद में होने चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 171। अधिकतम और न्यूनतम संख्या किसमें है? आर्टिकल 171 में बताया गया है विधान परिषद के गठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। अब ये जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन विधान परिषद वाले टॉपिक से इसी पोर्शन से पूछा जाता है। देखिए जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं
इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय यानी जो नगर पालिका होती है, जिला बोर्ड होता है, अन्य जो आपके स्थानीय अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है 1/3 सदस्य। सीधा क्वेश्चन आता है, विधान परिषद में कितने सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? आप कहेंगे 1/3। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों से निर्वाचित होते हैं, यानी इन टीचर्स द्वारा चुने जाते हैं। जो आपके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे हैं यहां पर, उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। कितने सदस्य टीचर्स के द्वारा आ रहे हैं? 1/12। अभी ये कैसे आते हैं, टीचर्स कौन से होते हैं, अभी हम उसको यहां पर कवर करेंगे। पहले आप बस इनके जो नंबर्स हैं उनको याद कर लीजिए कि 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधानसभा, 1/12 टीचर्स के द्वारा, 1/12 जो सदस्य होते हैं राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। यानी राज्य के जो ग्रेजुएट है, जो 3 साल जिनको हो चुका है स्नातक किए हुए, उनके द्वारा चुने जाते हैं 1/12। इसको भी अभी हम समझेंगे कैसे चुनते हैं ये। और फिर आता है राज्यपाल। 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता, इन क्षेत्रों से किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका यही वाला था विधान परिषद को लेकर के। सीधा क्वेश्चन आता है, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को नामित करता है? 1/6। कितने सदस्य स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं? 1/12। कितने सदस्य अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं? 1/12। विधानसभा चुनती है 1/3 और स्थानीय निकाय चुनते हैं 1/3। इसको आपने ध्यान रखना है। जो राज्यपाल चुनता है 1/6 जिनको नामित करेगा, और जो विधानसभा करती है 1/3। इन सदस्यों को छोड़कर बाकी जितने आपके सदस्य हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय वालों हो, चाहे वो अध्यापक वाले हो, चाहे वो स्नातक वाले हों, इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इन सदस्यों को जो चुनते हैं संसद द्वारा कुछ ऐसे प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों का यहां पर निर्धारित करती है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्रों का यहां पर निर्धारण करती है जिसके अंतर्गत के जो सदस्य होते हैं वो विधान परिषद के लिए मेंबर्स को चुनते हैं। किसके अंतर्गत? चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो टीचर्स वाला हो, चाहे स्थानीय निकाय हो। यानी एक ऐसा मान लीजिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है इनके लिए अलग से, और यह निर्वाचक जो मंडल होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है कि स्नातकों के द्वारा कैसे चुना जाता है, टीचर्स के द्वारा कैसे होता है। एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, और यह संसद बनाती है। और बाकी जो विधानसभा है और राज्यपाल है ये तो खुद चुनते हैं। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो आपको ध्यान रखना है। जो विधान परिषद है, हमने देखा कौन कौन सदस्य कहां से आ रहा है। इन विधान परिषद के सदस्यों में 5/6 सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उनका, यानी किसी को विधानसभा से चुना जा रहा होगा, यानी विधानसभा उनको चुन रही होगी, कुछ को बाकियों को जो निर्वाचक मंडल संसद बनाती है वहां से चुना जाएगा, और 1/6 सदस्य नामित होते हैं। तो 5/6 आपके इनडायरेक्ट चुने गए हैं और 1/6 आपके मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिनों तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकती है। सेम है, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अगर आप 60 दिन तक यानी 2 महीने तक बिना बताए किसी भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं संसद की या विधानमंडल की, आपका पद खाली माना जाएगा। कितने दिनों की यह अवधि होती है? 60 दिनों की। तो ये हमने विधान परिषद में सदस्यों को देखा, कैसे कैसे चुने जाते हैं, कहां कहां से कौन कौन चुनता है, और कितने दिन तक बाहर रहने पर आपकी सदस्यता चली जाती है। अब विधान परिषद की कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, कार्य हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको यहां पर देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट है इसका, यह केंद्र के राज्यसभा के समकक्ष वाली स्थिति में है। क्वेश्चन आएगा, केंद्र में राज्यसभा के समकक्ष राज्य में क्या होता है? आप कहेंगे विधान परिषद होता है। हालांकि जो विधान परिषद है इसकी शक्ति काफी कम होती है। देखिए, अगर हम केंद्र के स्तर पर बात करें, हमारे पास 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। वित्त विधेयकों को अगर हम छोड़ दें, वित्त विधेयकों के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। मैक्सिमम बाकी चीजों में दोनों सदन बराबर की शक्ति रखते हैं। राज्यसभा के पास तो कुछ विशेष पावर्स भी हैं,
लेकिन अगर हम राज्यों में बात करें विधानसभा और विधान परिषद पूर्ण तरीके से विधानसभा के अंतर्गत ही आती है, उसी के अधीन आती है। इसका आकार भी इसी पर डिपेंड करता है, निर्माण भी इसी पर डिपेंड करता है, कोई विशेष पावर विधान परिषद को नहीं है। इन शॉर्ट, राज्यसभा लोकसभा की तुलना में जितनी पावरफुल है, विधान परिषद विधानसभा की तुलना में उतनी शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, तो समकक्ष तो है लेकिन उतनी पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है, अब आपको यहां पर पता चलेगा। देखिए, सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। जो साधारण विधेयक होता है, सामान्य विधेयक होता है, उसे आप विधान परिषद में भी पेश कर सकते हो, लेकिन जो अंतिम शक्ति होती है विधेयक को पारित करने की, वो विधानसभा की होती है। कैसे, देखिए, अगर कोई विधेयक विधान परिषद से निर्मित हो, यानी पहले विधान परिषद में आया हो और विधानसभा उसे अस्वीकृत कर दे, तो वो आपका समाप्त माना जाता है। यानी विधेयक विधान परिषद में आया, विधान परिषद से पारित हुआ, विधानसभा ने उसको फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, विधेयक खत्म। उसके बाद उस पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। इसको आपने ध्यान रखना है। तब क्या होगा जब विधेयक विधानसभा से आए, उसको देखिए। विधान परिषद सामान्य विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक सदन में रोक सकती है। यह वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद मैक्सिमम कितने समय तक रोक सकता है? आप कहेंगे 4 महीने तक रोक सकता है। पहली बार में 3 माह, फिर पारित होकर आने पर विधेयक को 1 महीने तक रोक सकता है। इसका मतलब यह है, मान लीजिए विधानसभा से कोई विधेयक पारित हुआ और वो आपके विधान परिषद में चला गया। विधान परिषद पहली बार में इसको 3 महीने तक अपने पास रोक सकती है। 3 महीने बाद विधानसभा ने दोबारा से उस विधेयक को पारित करके विधान परिषद में भेज दिया। अब विधान परिषद उसे केवल 1 महीने तक रोक सकती है। जब दोबारा पारित होकर आएगा तब 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद या तो उसे पारित कर दे, अगर नहीं करती है, रिजेक्ट करती है, पुनर्विचार के लिए भेजती है, तो भी विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो ये इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में 3 महीना और अगर दोबारा पारित होकर आता है तो 1 महीना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको ध्यान रखेंगे। अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है विधान परिषद किसी कानून को? 4 महीने तक। किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में संसद की तरह विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। विधानसभाओं में विधान परिषदों के बीच में संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है संविधान के अंदर, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धन विधेयक को विधान परिषद मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है। सेम वैसे ही जैसे राज्यसभा भी 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि अगर विधान परिषद से पहले पारित हो, विधानसभा उसे अस्वीकार कर दे, तो क्या होगा? विधेयक समाप्त। विधानसभा पारित करे, विधान परिषद उसको मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीना। ठीक है, तो ये हमने विधान परिषद के बारे में बात करी। क्वेश्चन आता है, किस राज्य में विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो किस राज्य में है सबसे ज्यादा सीटें? सबसे ज्यादा सीटें आपके यूपी में आती हैं। 100 सीटें हैं विधान परिषद की, यह भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा को लोकसभा की तरह निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होकर आता है विधानसभा। और विधानसभा कहने की जरूरत नहीं है, विधान परिषद से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। विधानसभा का गठन और इसकी संरचना देखिए। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी इनका निर्वाचन, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष मतदान होता है और वयस्क मताधिकार होता है, यानी 18 वर्ष के ऊपर जितने व्यक्ति हैं सारे के सारे इनको चुनते हैं। किसी भी राज्य विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। क्वेश्चन आता है, विधान परिषद में मैक्सिमम संख्या बताइए। हमने देखा विधानसभा का 1/3। न्यूनतम बताइए, तो वहां का न्यूनतम था 40। इसी प्रकार विधानसभा में मैक्सिमम 500 है और न्यूनतम 60 है। यह कहता है आर्टिकल 170। अभी जब हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे तब आपका यह और क्लियर हो जाएगा। कुछ राज्य अपवाद भी हैं जहां पर संख्या 60 से कम है, जैसे मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, सिक्किम में 30 है, तो वहां पर वो अपवाद की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन होती कितनी है? कम से कम 60 सीटें आपके राज्य में होनी चाहिए।
2026 तक लोकसभा की तरह सभी विधानसभा सीटें भी वैसे ही बनी रहेंगी जैसे पहले से बनी हैं 84वें संशोधन 2001 के तहत। यानी 2026 तक किसी भी राज्य की विधानसभा में सीटों में आप बढ़ोतरी या घटौती नहीं कर सकते। यह भी निर्धारित है जैसे लोकसभा और राज्यसभा में निर्धारित है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी में आती हैं, 403 सीटें हैं यहां पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, 294 विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र आता है 288 सीटों के साथ, फिर आता है बिहार 243 और फिर आता है तमिलनाडु। टॉप 5 राज्य आपको पता होने चाहिए। वैसे तो आपको लगभग सभी राज्यों का पता होना चाहिए, लेकिन जो टॉप 5 राज्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यूपी तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद के पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। इनके निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लोकसभा के समान प्रत्यक्ष रूप से जनता यहां पर करती है। ठीक है। आरक्षण की बात करें तो विधानसभा में आरक्षण भी है। अनुच्छेद 332 SC/ST हेतु आरक्षण व्यवस्था यहां पर करता है। तो कौन सा आर्टिकल राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देता है? वो है आपका आर्टिकल 332। ठीक है। पहले विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय होता था उसके लिए भी रिजर्वेशन था, लेकिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 के अंदर और आंग्ल भारतीय के लिए उस सीट को खत्म कर दिया गया। शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, जो ये आरक्षण था चाहे SC/ST के लिए हो या आंग्ल भारतीय के लिए हो, 10 साल के लिए दिया गया था। यानी इसने कब तक रहना था? 1960 तक। 1960 के बाद इसको लगातार हर 10 साल के लिए बढ़ाते रहे। आखिरी बार 2008 में 95वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत SC/ST के लिए और आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अब 2019 में 104वां संशोधन किया गया, जिसके तहत SC/ST के लिए तो 2030 तक बढ़ा दिया और आंग्ल भारतीय को खत्म कर दिया। क्वेश्चन बन सकता है अंतिम बार कब बढ़ाया था? 2008 में 95वें संशोधन के तहत। खत्म कब किया? 104वें संशोधन के तहत। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, विधानसभा के कार्यकाल। पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। सिंपल सा है, लोकसभा का भी यही है और विधानसभा का भी। देश में आपातकाल की उद्घोषणा की स्थिति में संसद द्वारा किसी विधानसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। जैसे लोकसभा का है वही है। अगर देश में इमरजेंसी घोषित है तो विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हैं और ऐसे एक वर्ष आप कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष। यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। यानी जैसे ही आपातकाल हटेगा 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाने ही होंगे। ठीक है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यह है 25 वर्ष। ठीक है। विधान परिषद के लिए 30, विधानसभा के लिए 25। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब इनके पदाधिकारियों की बात करते हैं। आर्टिकल 178 इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित है विधानसभा के। इनका चयन विधानसभा सदस्यों में से ही किया जाता है। जो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं विधानसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 178। ये दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। जैसे लोकसभा में होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ऐसे ही विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने की सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। यानी अगर आपको उपाध्यक्ष को हटाना है, अध्यक्ष को हटाना है, एक प्रस्ताव लाइए, साधारण बहुमत से पारित करवा दीजिए और वो अपने पद से हट जाएंगे। बस शर्त इतनी है, उस प्रस्ताव को लाने से पहले आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। सिंपल सा पॉइंट है लेकिन महत्वपूर्ण है। कई बार हम इस पॉइंट को केवल लोकसभा के संदर्भ में याद करते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में भी यही प्रोसीजर है। विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। विधानसभा सत्र की बात करें, विधानसभा का सत्र राज्यपाल द्वारा आहूत किया जाता है। 174 का पहला खंड कहता है 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सदन को विघटित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। 174 दूसरा खंड कहता है। विधानसभा की गणपूर्ति, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका।
हमने लोकसभा के संदर्भ में देखा था कि विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10 होती है। अब भारत में अलग अलग राज्यों में विधान सभा जो है उनकी संख्या, सदस्य संख्या अलग अलग है। तो यहां पर आपको 2 कंडीशन याद करनी है, या तो पूरे विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 हो जाए, या फिर आपके कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, जो भी ज्यादा हो। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, इसका 1/10 कितना हुआ, 7। तो उत्तराखंड में कोरम पूरा करने के लिए, गणपूर्ति करने के लिए आपको 10 सदस्य चाहिए। जिन राज्यों में कोरम 1/10 निकालने के बाद 10 से कम आ रहा हो, वहां पर 10 होगा। तो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 10, और अधिकतम 1/10। इस चीज को आपने ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। जो भी ज्यादा हो वो गणपूर्ति वहां पर होनी चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण, किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल का अभिभाषण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 176। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि यह अभिभाषण कब होता है? राज्यपाल विधानसभा के चुनावों के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में विधानमंडल को संबोधित करता है। यानी नए चुनाव के बाद जो विधानसभा का पहला सत्र होगा उसको, और साल का जो पहला सत्र होगा उसको राज्यपाल अपना अभिभाषण वहां पर देता है। किस आर्टिकल के तहत? 176 के तहत। तो ये हमने विधानसभा के बारे में बात करी। बाकी सारे फैक्ट आपके वही हैं विधानसभा के जो लोकसभा को लेकर के हैं। विधेयकों की अगर हम यहां पर बात करें, कैसे विधेयक पारित होते हैं, तो हमने लोकसभा वाले वीडियो में डिटेल में बात करा है कि साधारण विधेयक कैसे पारित होता है, 3 चरणों में पारित होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। वही सेम बातें आपकी यहां पर आपको उनको रिपीट करना है, ठीक है। जो अलग अलग फैक्ट्स थे, जो अलग अलग डिफरेंस था दोनों विधायिकाओं में, चाहे वो राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, हमने उनको आज के वीडियो में देखा। अब बात करेंगे राज्य विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, राज्य विधायिका विधानमंडल से संबंधित आपके आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक आते हैं। तो इस दौरान आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चलिए उनको देखते हैं। पहला है आपका आर्टिकल 168, राज्यों में विधायिकाओं के गठन की व्यवस्था करता है, यानी विधानमंडल के बारे में बताता है। फिर है आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 विधान परिषदों के गठन अथवा उन्मूलन के बारे में बताता है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, सृजन करना या समाप्त करना। आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन करता है, विधानसभा के गठन के बारे में बताता है, उसकी संरचना के बारे में बताता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद के गठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में बताता है। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए विधान परिषद का गठन किस में दिया गया है, और आपको पहला विकल्प 169 देता है। 169 में सृजन है, उन्मूलन है, गठन 171 में है। फिर है आपका आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 में राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल दिया गया है। हमने ऊपर देखा था कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष होता है, विधान परिषद का आपका 6 वर्ष का होता है। आर्टिकल 173 राज्य विधायिका की सदस्य के लिए योग्यता बताता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता समान है, भारत का नागरिक हो, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र हो, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की उम्र हो। आर्टिकल 174 राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावसान और उनके भंग होने के बारे में बताता है। हमने ऊपर देखा सत्र, सत्रावसान कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर आता है आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 राज्यपाल का सदनों को संबोधित करने और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार है, यानी राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो सदन को संबोधित कर सकते हैं और अपने मैसेजेस उनको दे सकते हैं। ये आपका विशेष अभिभाषण नहीं है, विशेष संबोधन नहीं है। राज्यपाल का जो विशेष संबोधन है वो 176 में है, जिसको हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो संबोधित करना 175 में है और विशेष संबोधन 176 में है। फिर आता है आर्टिकल 177 सदनों से संबंधित मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। और कैसे अधिकार कि जो मंत्री है वो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता। और वही महाधिवक्ता के लिए है कि महाधिवक्ता भी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता। किसमें है, 177। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 178। विधान परिषद के बारे में आप कहेंगे 182। एक चीज को ध्यान रखना, हमने ऊपर कहा जो विधान परिषद होती है राज्यों में केंद्र के राज्यसभा के समकक्ष होती है। एक छोटा सा डिफरेंस है, आप सभी उसको जानते हैं अच्छे से, विधानसभा और राज्यसभा के अंदर
एक तो हमने वो डिफरेंस देख लिया कि इसको खत्म कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस ये है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इस सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो इसी सदन का सदस्य होता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर आता है 186, आर्टिकल 186 विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते से संबंधित है। फिर आता है आर्टिकल 187 राज्य विधायिका के सचिवालय से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सीधा क्वेश्चन आएगा, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 187। विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 188 में है। इनको शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। फिर आता है आर्टिकल 191 सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में, कि अगर आप दिवालिया हैं तो आप नहीं बन सकते, अगर आप पागल है तो नहीं बन सकते। जो अयोग्यताएं हैं कि अगर आप ये हैं तो आप नहीं बन सकते सदस्य, वो 191 में दिए गए हैं। 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के 186 में है, सदस्यों के 195 में है। फिर आता है 196 विधायकों की प्रस्तुति और उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, कि विधायक को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कहां प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन से विधेयक को, वो बताता है 196 और उनके पारित होने से संबंधी। फिर आता है 198, यह वित्त विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया के बारे में बताता है कि अगर कोई वित्त विधेयक आएगा तो उसको पास करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया है वो 198 में है। फिर आता है 199 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वित्त विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। तो क्वेश्चन आएगा, राज्य विधान मंडल के अंतर्गत वित्त विधेयक की परिभाषा किसमें है? 199 में है। फिर आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 विधायकों की स्वीकृति के बारे में है, यानी जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाए फिर वो राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार हैं उसको पास करे, पुनर्विचार के लिए लौटाए, वो सब आर्टिकल 200 के तहत होता है। तो विधेयकों की स्वीकृति किसमें है? आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 201 भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें विधेयक को विचारार्थ सुरक्षित रख लिया जाता है। कौन रखेगा? राज्यपाल। और किसके लिए रखेगा? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेता है, अपने पास राष्ट्रपति की परमिशन के लिए रख लेता है, उसके बाद उस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है, राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कई बार आपको क्वेश्चन बना सकता है कि जब वो राष्ट्रपति के लिए रखे तो क्या उस विधेयक के लिए दोनों की अनुमति आवश्यक है? क्या नहीं, केवल राष्ट्रपति की। ठीक है। आर्टिकल 202 राज्यों में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्यों का जो बजट होता है उससे संबंधित है। आर्टिकल 207 वित्त विधेयक संबंधी विशेष प्रावधानों से संबंधित है। विशेष प्रक्रिया किसमें थी? वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रक्रिया आपकी 198 में थी। विशेष प्रावधान किसमें है? 207 में। और अंत में आता है विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा। यह किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 210 के अंतर्गत है। तो इसको आपने याद करना है। सीधा क्वेश्चन आता है, विधायिका में प्रयोग करने वाली भाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 210। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे राज्य विधान मंडल को लेकर के, जिसमें हमने विधानसभा, विधान परिषद, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स तो आपके सेम वैसे ही हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा के थे। लोकसभा राज्यसभा विधेयकों की प्रक्रिया उनको हम डिटेल में कर चुके हैं। जो डिफरेंट पॉइंट्स थे, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हो, चाहे विधानसभा में कोरम के बारे में हो, विधानसभा की सीटों के बारे में हो, उनको हमने आज के वीडियो में देखा। साथ में हमने आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखा। 168 से लेकर 210 तक आपके विधानमंडल से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन सबको हमने यहां पर कवर किया। संविधान की हमारी आज 18 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। जल्द आपका जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान के, उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन जब हम सेक्शन वाइज चल रहे हैं, हमने मौलिक अधिकारों में आर्टिकल्स को पढ़ा, हमने डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल्स पढ़े, मौलिक कर्तव्य में हमने आर्टिकल पढ़े, हमने जब संसद के बारे में पढ़ा वहां पर आर्टिकल्स को देखा, तो आपको ये सारी चीजें कहानी के तौर पर भी याद होते चलती हैं कि आपने संसद के अंतर्गत किन किन आर्टिकल को देखा, राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स हमने देखे। फिर आपको लास्ट में जब हम एक साथ इन सारे आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।